नहीं आया सर स्क्रीन। आना अब आ चाहिए, गया। मैंने, है ना? ये आया आया नहीं सर भाई, आपका। आप तो रिकॉर्डिंग आगे हैज स्टार्टेड। अब ठीक है। स्क्रीन देखो, ये आएगा ना, अब स्क्रीन दिख रहा हाँ होगा। आगे से आगे आगे। ठीक है। तो ओके। बच्चों देखो, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना था? आखिरी काम है, पांचवी और आखिरी क्लास है ये हमारी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और पूरे 15 नंबर का सवाल आपके पेपर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर आता है, जैसा मैंने पहले बता रखा था। सिलेबस में प्रिसाइजली क्या लिखा है और क्या करना है वो कल भी दिखा कर गया था मैं, अभी दिखा देंगे, ठीक है? तो पहले समझो थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल से वो कैसे डिफरेंट है। और मतलब अल्टीमेटली इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस करना। क्या पर्पस होता है? वेरिएंस एनालिसिस करना। और दो तरह की मतलब वेरिएंस आपको यहाँ पढ़नी है बीकॉम प्रोग्राम के हिसाब से। कौन कौन सी वेरिएंस पढ़नी है? एक मटेरियल वेरिएंस और दूसरा पढ़नी है लेबर वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है? तो ये 2 घंटे का सेशन है, आपको पता है, 5 बजे से 7 बजे तक। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आखिरी 15 नंबर आप इस पेपर में अपने ले लेंगे आज की क्लास ध्यान से सुनने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट दैट शुड बी इनकर्ड अंडर एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। क्या मतलब हुआ? जो एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उसके अंदर जो कॉस्ट इनकर होगी वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है, ठीक? मतलब बजट जो बनाते हैं वो तो हम एक अनुमान लगाते हैं, उसमें कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड आउटपुट इतनी रहेगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस ये रहेंगी, अगर सब कुछ ऐसे रहेगा तो हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? According to Chartered Institute of Management Accountants, London, standard cost is the predetermined cost based on technical estimates for material, labor, overhead for a selected period of time. क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, एडवांस में तय करेंगे, बेस्ड ऑन, अभी बोला था ना हमने, नॉर्मल एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन में इसको तय करेंगे। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टीमेट्स, बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टीमेट्स फॉर मटेरियल, मटेरियल का जो एस्टीमेट हमने लगाया, लेबर का जो एस्टीमेट लगाया, ओवरहेड का जो एस्टीमेट लगाया, फॉर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए, फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है? तो किस कंडीशन के अंदर, किस तरीके की वर्किंग कंडीशन में ये हम करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने बताई, ठीक है? इसके बाद देखो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज सिंपली द नेम गिवन टू अ टेक्निक, टेक्निक का नाम है whereby standard cost are computed and subsequently compared with the actual cost। जैसे बजटरी कंट्रोल में भी बता रहे थे, तो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट हम पहले तय करेंगे, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम देखेंगे। दीज डिफरेंसेस नोन एज वेरिएंसेस। तो जो स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में डिफरेंस है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। आर देन एनालाइज टू नो द कॉजेस देयर ऑफ। फिर हम सिर्फ वेरिएंस निकालना हमारा पर्पस नहीं है, फिर देखेंगे भी ना कि उन वेरिएंस के कारण क्या है, कॉजेस क्या हैं, देयर ऑफ, सो एज टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ कंट्रोल, ताकि फिर भविष्य में हम ये इंश्योर कर सकें कि इस तरीके की वेरिएंस हमारी दोबारा से ना हो, ठीक है? The CIMA London has defined standard costing as। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन देखो CIMA ने क्या दी है। इस चैप्टर में लगभग आधा घंटा हम थ्योरी पढ़ेंगे और 1.5 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। जैसा कल भी मैंने बताया था कि कुछ थ्योरी भी आता है बजटरी कंट्रोल से, कुछ प्रैक्टिकल भी आता है। इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी बेटा कुछ थ्योरी भी आता है, कुछ प्रैक्टिकल भी आता है। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग वाला जो था वहां से प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, थ्योरी लगभग ना के बराबर आता है। और जो सबसे पहले दिन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसमें से तो सारा का सारा थ्योरी ही आता है, ठीक है? तो जहां जो जितनी जरूरत है मैं उसी हिसाब से बेटा क्लास को कंडक्ट करता हूं। तो दीज डिफरेंसेस नोन एज वेरिएंसेस आर देन एनालाइज्ड टू नो the causes thereof so as to provide a basis of control, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे CIMA लंदन ने कैसे डिफाइन किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम
टू मेजर द वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। क्या कर रहे हैं इसमें, स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रहे हैं और उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। एंड एनालाइजिंग द कॉजेस होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, कॉजेस ऑफ वेरिएशंस, क्यों वेरिएशन हो रहा है, विद अ व्यू टू मेंटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगेगा कहां पर, ये समझने की जरूरत है। देखो, a sufficient volume of standard products और कंपोनेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या समझे, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब एक जैसी यूनिट्स हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आप एक हलवाई के पास जाकर गुलाब जामुन देखेंगे तो सबका साइज लगभग सेम होगा, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो, ठीक है। सफिशिएंट वॉल्यूम वो उसका बनाएगा और कंपोनेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड। मेथड्स, ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड। उसको बनाने का जो मेथड है वो मतलब अपनी मर्जी का नहीं है कि मैं जैसे मर्जी बनाऊंगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड हम यूज करेंगे। अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉस्ट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड। और जो कॉस्ट है ना उसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल की ही एक टेक्निक है ये। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना भी मतलब पॉसिबल होना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स विच आर रेपिटेटिव इन नेचर, दैट इज इंडस्ट्रीज यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था ना आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी से हमारा प्रोडक्ट चलता था। तो उस तरीके की इंडस्ट्रीज में बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज्यादा काम आता है। फुलफिल ऑल द अबव कंडीशन, क्योंकि हम मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। एंड दस द सिस्टम कैन बी यूज्ड टू द बेस्ट एडवांटेज इन सच इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज में ये सिस्टम हम बेस्ट एडवांटेज के तौर पर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, शुगर एटसेट्रा। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज की बात की है जहां पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आराम से यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब जो बात हो रही है, एक बार मैं दिखा दूंगा सिलेबस में और गाइडलाइंस में आपको, जैसे मैं हर बार दिखाता हूं, पहले थोड़ा सा पढ़ा दें। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। फोन को हमने साइलेंट कर दिया, 2 घंटे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, ठीक है। तो हम कहां पर थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल कंपैरिजन। मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में कंपैरिजन, ये भी अक्सर आता है पेपर में, थ्योरी में क्वेश्चन की। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कुछ तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी होते हैं और कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। मतलब कई बार तो आपको समझ आएगा ना कि बजट और स्टैंडर्ड एक ही है, लेकिन एक्चुअली वो एक नहीं है। तो पर्पस दोनों का काफी हद तक एक ही है, तो वो आपको समझना है। देखो, जब हम सिमिलैरिटी की बात करें, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड टारगेट्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्या मतलब हुआ, जब हम बजट बनाते हैं तो भी प्री डिटरमाइंड टारगेट बनाते हैं, स्टैंडर्ड में भी हम प्री डिटरमाइंड टारगेट बनाते हैं। फर्क कहां पर आता है, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें एक स्पेसिफाइड सिचुएशन के अंदर इसको हम कर रहे होते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर करेंगे। The comparison of actual performance with the predetermined targets, actual performance को predetermined target से compare भी करेंगे, तो दोनों में करेंगे ये सारा काम। Analysis of variance between the actual and the standard performance, ठीक है, to take the corrective measures where necessary। तो लगभग लगभग दोनों में ये काम किया जाता है। तो फिर फर्क क्या है, देखो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो स्टैंडर्ड, एक फर्स्ट पॉइंट है, देखो स्कोप, स्कोप की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में काम आता है। किस किस में, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डेवलप्ड मेनली for the manufacturing function and sometimes also for the marketing and administration functions। लेकिन बजट
ये सभी फंक्शंस में काम आता है। कल पढ़ा था ना हमने फंक्शनल बजट, 10-12 तरह के फंक्शनल बजट पढ़े थे, तो वो सभी में काम आएगा। स्टैंडर्ड ज्यादातर किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा। तो बजटरी कंट्रोल देखो, बजट्स आर कंपाइल्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बिजनेस सच एज सेल्स, परचेजेस, प्रोडक्शन, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो ये जो हम बजट बना रहे हैं ये हर फंक्शन के लिए काम आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेकिन कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस में आएगा। तो अगर मैं पूछूं स्कोप किसका वाइडर है किसका नैरोअर है, तो स्वाभाविक सी बात है बजटरी कंट्रोल जो है वो वाइडर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है नैरोअर है। ये कुछ ही फंक्शंस में काम आता है। सेकंड देखो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या मतलब है, कितनी डेप्थ के साथ हम काम करेंगे, कितनी मेहनत की जाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंटेंसिव होता है, बजटरी कंट्रोल एक्सटेंसिव होता है, मतलब उसमें ज्यादा मेहनत नहीं की जाती। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज इंटेंसिव इन एप्लीकेशन एज इट कॉल्स फॉर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द वेरिएंसेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंसेस को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, जबकि बजटरी कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है। बजटरी कंट्रोल इज एक्सटेंसिव इन नेचर एंड द इंटेंसिटी ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स टू बी इन टेंड टू बी एंड लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इंटेंसिटी है बजटरी कंट्रोल में इंटेंसिटी कम आती है। देन यू से रिलेशन टू अकाउंट्स, क्या मतलब है रिलेशन टू अकाउंट्स। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस आर यूजुअली रिवील्ड थ्रू अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स बनते हैं उससे वेरिएंस हमें पता चलता है। बजटरी कंट्रोल में ऐसा कोई अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिंपल सीधा सीधा कंपैरिजन कर लिया जाता है। तो इन बजटरी कंट्रोल वेरिएंसेस आर नॉर्मली नॉट रिवील्ड थ्रू अकाउंट्स एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय स्टैटिस्टिकली पुटिंग बजट्स एंड एक्चुअल साइड बाय साइड। ठीक है, तो बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके बस हमें पता चल जाता है कितनी वेरिएंस है। नेक्स्ट क्या है देखो, यूजफुलनेस। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रेजेंट रियलिस्टिक यार्डिस्टिक एंड are therefore more useful for controlling and reducing cost। क्या समझ आया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको रियलिस्टिक यार्डिस्टिक देता है कि ये होना चाहिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस में, लेकिन बजटरी कंट्रोल में हम ऐसी बात नहीं करते हैं। बजट्स यूजुअली रिप्रेजेंट एन अपर लिमिट, मैक्सिमम इतना खर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो वो ये नहीं बताएगा नॉर्मल सिचुएशन में कितना होना चाहिए, वो एक आपको मैक्सिमम बताएगा। ठीक है, जैसे पेरेंट्स सुबह आपको देके भेजते हैं, मान लीजिए 500 रुपए देके आपको भेज दिया कॉलेज, अब उसमें से आपको देखना है स्टैंडर्ड एवरेज आपके 200 रुपए रोज खर्च होने चाहिए, लेकिन वो जो 500 दिया गया वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा थोड़ी खर्च करोगे। अपर लिमिट इन स्पेंडिंग विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बेटा, बेसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर कंसीडरिंग सच वाइटल मैटर्स एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, मेथड्स एम्प्लॉयड एंड अदर फैक्टर्स which require attention when determining an acceptable level of efficiency। मतलब क्या हुआ, वही जो मैं बोल रहा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन में हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड, ये की जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है आफ्टर कंसीडरिंग सच वाइटल मैटर्स, बहुत सारे वाइटल मैटर्स को ध्यान में रखते हुए। किस किस तरीके के मैटर्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, मेथड्स एम्प्लॉयड कौन से रहेंगे, और कुछ अदर फैक्टर्स विच रिक्वायर अटेंशन व्हेन डिटरमाइनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन जो बजटरी कंट्रोल है देखो, बजट्स में बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स figure, basically previous year cost without any attention being paid to efficiency। तो मतलब बजट्स में बेसिकली पिछले साल की फिगर्स को ध्यान में रखते हुए एफिशिएंसी लेवल को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस को ध्यान में एज सच नहीं रखा जाता है। प्रोजेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, प्रोजेक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स जो हम बनाते हैं उसको प्रोजेक्ट करते हैं समझो स्टैंडर्ड कॉस्ट में। लेकिन बजट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, पढ़ा था ना सबसे पहले दिन, कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों में डिफरेंस पढ़ा था। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो जब ही हम कर पाएंगे जब कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कर रखा होगा, लेकिन बजटरी कंट्रोल के लिए उस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें तो सीधा सीधा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उससे हम अपना बजटरी कंट्रोल कर पाएंगे।
इतनी बात आई होप कि समझ में आई होगी। अगर जितना मैंने बोला बेटा सब कुछ क्लियर है तो चैट में लिखो क्लियर है, और अभी तक जो पढ़ाया इसमें कहीं कुछ किसी को पूछना है तो आप एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। अगले 1 से 2 मिनट के लिए मैं रुका हूं, इतने आप इस पूरे कंटेंट को जो अभी तक मैंने पढ़ाया देख सकते हैं। कहीं कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और अपनी चैट में अपनी बात कहते रहें अगर कुछ भी आपको कहना है। ये चैट हमने खोली। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बाकी क्लियर है तो बेटा क्लियर है लिखिए सभी, और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ये देखो स्क्रीन पर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस दिख रहा होगा, अभी मैं दिखा दूंगा प्रिसाइजली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें क्या करना था, ठीक है। और एक आखिरी चीज इसमें वो जो गाइडलाइंस जैसे मैं दिखाया करता हूँ, तो ये फाइल है। तो ये दिख रहा है बेटा आपको, यूनिट फॉर बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये 30 मार्क्स की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम बजटरी कंट्रोल करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दें, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करें बजटरी कंट्रोल छोड़ दें। दोनों चैप्टर्स हमें ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की ऑप्शंस और पार्ट्स इस तरीके से देता है कि दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, मतलब बजटरी कंट्रोल का भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी। और जहां तक सिलेबस की बात थी, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ना था, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा था। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ाया ना हमने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताया। एडवांटेजेस लिमिटेशंस अभी हम पढ़ाने वाले हैं। एप्लीकेशंस मैंने पढ़ाया था, बताया था ना, प्रोसेस कॉस्टिंग वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आता है। और ये वेरिएंस एनालिसिस जो है इसको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस ओनली। कंट्रोल रेशियोज हमने कल पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो अभी पहले एक काम क्या करना है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ना है, और उसके बाद हम इसकी वेरिएंस एनालिसिस पर आ जाएंगे। तो आपको सिलेबस वाला कंटेंट भी दिखा दिया, पेपर की वेटेज भी दिखा दी। और एक बार अब हम वापस आ जाते हैं अपनी मीटिंग में जहां थे, और देखते हैं चैट में कुछ लिखा किसी ने। बेटा क्लियर है वगैरह लिखो ना कुछ, अगर समझ आ रहा है मैंने जो बोला। गौरव, टीशा, कार्तिक, 3 ही बच्चे हैं आज। इतने कम बच्चे कैसे रह गए? बुलाया करो अपने दोस्तों को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? तो थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ना है अभी अगले 10 से 15 मिनट, फिर पूरा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है बाकी जितनी क्लास होगी इसमें, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? इसको देखो, ये पढ़ा रहा था मैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था ना सिलेबस में लिखा हुआ, क्योंकि वहां लिखा हुआ है वो देखकर कॉन्फिडेंस आता है कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। सर ऐसे ही तो पता नहीं कुछ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ये भी तो आपको समझ में आनी चाहिए ना बात। क्या कोई बीप क्यों आई थी? कोई रीजन नहीं है, ठीक है। वापस हम वहीं आ जाते हैं। हाँ जी बेटा, एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखा था ना वहां, सिलेबस अभी दिखाया। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है ये सब पेपर में आने वाली है, मतलब किसी ना किसी तरीके से। तो आपको ढंग से पढ़ना है बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। अभी ऊपर पढ़ाया था ना जब मैं समझा रहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करती है। The most important advantage of a standard costing is that it facilitates the control of cost, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती है। हेल्प्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में मदद करती है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बनाते हो ना कि इस सिचुएशन में इस तरीके की कॉस्ट होगी हमारी। तो एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स इज वेरी यूजफुल एक्सरसाइज इन बिजनेस प्लानिंग,
which instills in management a habit of thinking in advance। ठीक है, तो एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं, प्लानिंग के अंदर ये काम आएगा, आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स, जो अच्छा करते हैं स्टैंडर्ड से तो उनको इंसेंटिव मिलेगा ना, तो मतलब एक तरीके से मोटिवेशन रहता है। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशन टू वर्क विद ग्रेटर एफर्ट। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड ही ना हो तो कंपेयर कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये सब पता करने के लिए स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, देखो, फिक्सिंग प्राइसेस एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो प्राइस फिक्सेशन के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका काम आता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अ वैल्यूएबल एड टू मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज। ठीक है, तो प्राइसेस बनाने के लिए, तय करने के लिए, पॉलिसीज तय करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइसेस में बी फिक्स्ड बाय एडिंग स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। कल कर रहे थे ना मार्जिनल कॉस्टिंग, जब कर रहे थे कि एक डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है वो ऐड कर लो, उससे आपका पता चल जाएगा कितने का प्राइस हमें तय करना है कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट कौन सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब स्टैंडर्ड्स बना दिए तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो, in order that the responsibility for of standard performance may be identified directly with the persons concerned. An organization chart is prepared which shows the delegated authority and establishes responsibility of each executive। आया समझ में? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम आसानी से कर सकते हैं, ये पता है किसको क्या काम करना है, क्या स्टैंडर्ड अचीव करना है। तो जब ये सारी क्लैरिटी होगी तो काम एज पर एक्सपेक्टेशन होने की अच्छी संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्या है, देखो बेटा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में ये हमारी मदद करता है। while establishing standards, the performance of different departments such as production, sales, purchases, etc. is taken into account। तो कल भी हम समझा रहे थे बजटरी कंट्रोल भी आपको कोऑर्डिनेशन में मदद करता था, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। while establishing standards, the performance of different departments such as production, sales, purchases, etc. is taken into account। thus though the working of standard cost system, through working of standard cost system, coordination of various function is achieved। तो different functions का coordination easily achieve किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखो, एलिमिनेट्स वेस्ट। वेस्ट नहीं होने देगा, स्टैंडर्ड्स जब हमने तय कर रखे हैं तो वेस्टेज नहीं होगी। बाय फिक्सिंग स्टैंडर्ड, सर्टेन वेस्ट सच एज मटेरियल वेस्टेज, आइडल टाइम, लॉस्ट मशीन आवर्स एटसेट्रा आर टू बी रिड्यूस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तय कर लेंगे तो वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिंप्लीफाइज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक because the stock is valued at a standard cost। ठीक है, तो स्टॉक वैल्यूएशन की कोई टेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसी पे कितनी यूनिट आपके पास है उसी पे वैल्यू कर लोगे, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आसानी से आप कर पाओगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा बेटा मैनेजमेंट में भी। ये प्रिंसिपल क्या कहता था, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कंट्रोल करो। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, इसको ऐसे भी समझाते थे, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो रिपोर्टिंग करोगे ना वेरिएंस की, वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को जब कंपेयर करोगे तो हर वेरिएंस पे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंस पे दिमाग लगाना है। Only variances beyond a predetermined limit may be considered by the management for corrective action। क्या मतलब हुआ, जो प्री डिटरमाइन लिमिट, मतलब लेटर से 10% होगा तो चलेगा, उसके ऊपर है तो हमें टेंशन होगी। तो इस तरीके से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, देखो, इकोनॉमिकल एंड सिंपल, आसानी से हो जाता है, ज्यादा पैसा और समय नहीं लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन इकोनॉमिकल एंड सिंपल मींस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग and generally results in savings in the cost of a costing system।
तो वही आसानी से हो जाता है, सिंपल है, इकोनॉमिकल है, ये कहना चाहते हैं। तो क्या बताया हमने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या-क्या फायदे हैं? कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है, प्लानिंग में मदद करता है, इंसेंटिव होता है अच्छा काम करने के लिए, प्राइस फिक्सेशन में ये हमारी मदद करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है, स्टॉक का वैल्यूएशन आसान हो जाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हम आसानी से कर पाते हैं, इकोनॉमिकल एंड सिंपल मेथड है। ये क्या है? इकोनॉमिकल एंड सिंपल मेथड है। तो ये सारे हो गए हमारे मेरिट्स, ठीक है? मेरिट्स ऑफ किसके मेरिट्स हम बात कर रहे थे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बेसिकली जो आखिरी इंपॉर्टेंट थ्योरी की बात है, वैसे थोड़ा-थोड़ा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो अभी आएगा ही आएगा, बट प्राइमरीली थ्योरी का ये आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है, ठीक है? तो उसको ढंग से समझना है, याद करना है। द सिस्टम में नॉट बी एप्रोप्रिएट टू द बिजनेस, में नॉट बी एप्रोप्रिएट टू द बिजनेस, मतलब हर तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अभी ऊपर बताया था ना, जैसे जॉब कॉस्टिंग इंडस्ट्री हो, मतलब आप टेलर के पास जाते हो, कस्टमाइज्ड कपड़े बनाते हो, बनवाते हो अपने लिए, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो नहीं तय कर पाएगा ना कि कितनी कॉस्ट होगी किस तरह के कपड़े को बनाने के लिए। बहुत सारे काम हम कस्टमाइज्ड कराते हैं, तो हम कह सकते हैं जॉब कॉस्टिंग होगा तो ये नहीं लगेगा, हाँ प्रोसेस कॉस्टिंग में लगेगा, तो सबके लिए ये यूजफुल नहीं है। द स्टाफ में नॉट बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम, हर किसी के बस की नहीं है इसको चलाना। A business may not be able to keep standards up to date, वही सिचुएशन, समय जो बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल जाता है, और एक बिजनेस अपने स्टैंडर्ड्स को अप टू डेट नहीं रख पाता है। नेक्स्ट क्या है देखो, इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल स्टैंडर्ड्स cause misleading results and thus may not enjoy the confidence of the users of the system। तो क्या कहा मैंने? इनएक्यूरेट एंड अनडिजायरेबल स्टैंडर्ड्स अगर हमने बना लिए, मतलब स्टैंडर्ड्स का डिजायरेबल और एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड ही गलत है तो सब मामला खराब हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज अ कॉस्टली अफेयर एंड स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड इट। समझ गए ना? तो सबके बस की बात नहीं है इसको ऑपरेट करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एक्सपेंसिव एंड अनसुटेबल इन, अभी मैंने ऊपर बोला ही था, जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। तो जो जॉब इंडस्ट्री है, जॉब कॉस्टिंग वाली इंडस्ट्री है जो नॉन, ये किस में लगता है? जब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाए। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मतलब सेम टाइप का, सेम नेम का, सेम डिजाइन का, सेम क्वालिटी का, इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है बार बार। तो जॉब कॉस्टिंग में लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉब कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। अगले 1 मिनट के लिए मैं चुप हुआ। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ जॉब कॉस्टिंग और इवन एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये जो अभी पढ़ाया मैंने पिछले 5 7 10 मिनट में, अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप लिखिए अपनी चैट में जो पूछना चाहते हैं, और अगर कुछ नहीं पूछना, सब कुछ क्लियर है, तो बेटा जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं सभी क्लियर है लिखेंगे वहां पर। तब हम अब हम प्रॉपर इसमें वेरिएंस एनालिसिस पर आ गए हैं। तो मेन थ्योरी वाला पार्ट इसका हो गया खत्म, ठीक है? ठीक, तो ये लिमिटेशन, अब देखें एक बार आपने क्या लिखा चैट में। आज तो 3 ही स्टूडेंट रहेंगे ऐसा दिखता है। 5:32 पे कोई चैट नहीं आई अभी। 21 पर है लास्ट। गौरव लिख रहा है टीशा, कार्तिक, बेटा तीनों का जवाब आना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट, इतना अच्छा काम, और बच्चे ही नहीं है। पूछिए क्या पूछ रहे हैं गौरव? टीशा ने नहीं लिखा कुछ। टीशा बेटा आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए। वेरी गुड, जवाब आ गया। गौरव क्या पूछ रहे हैं बेटा, लिखिए।
15 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन के लिए कितना पेज को, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, ये मैनेजमेंट का पेपर नहीं है। जो आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, पूरा 15 नंबर का तो थ्योरी आएगा भी नहीं। यूजुअली 8 नंबर और 7 नंबर दो पार्ट्स होते हैं। देखो 15 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पूरा 15 नंबर का नॉर्मली कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। तो जैसे आप लिखते रहे हैं, जो उसका रेलिवेंट कंटेंट है उसको ढंग से लिखेंगे। और जो जितना रेलिवेंट है वो मैंने क्लास में डिस्कस किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पेज भरने से नंबर मिलेंगे, कहानियां बना के लिखनी है, वो बन ही नहीं सकती हैं। जो रेलिवेंट है वही लिखना है। तो आई होप गौरव आपको अपनी बात का जवाब मिल गया। ठीक है, तो अब हम आगे चल सकते हैं। देखो, लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा हो गया पूरा। अब देखो, वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा था ना, कि इसमें अगली चीज हमें जो पढ़नी थी वेरिएंस एनालिसिस। तो कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएंस से क्या मतलब होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नोन एज वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। कॉस्ट वेरिएंस इज द difference between a standard cost and the comparable actual cost incurred during a period। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हम वेरिएंस एनालिसिस में देखते हैं। वेरिएंस एनालिसिस is the process of analyzing variances by subdividing the total variance in such a way that the management can assign responsibility for any of standard performance। क्या मतलब हुआ, वेरिएंस एनालिसिस का क्या पर्पस होता है, अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये हम वेरिएंस एनालिसिस में तय करते हैं। अब देखो, ये एक चार्ट बना हुआ है, ये आपको बता रहा है कि किस किस तरीके की वेरिएंस होती हैं। एक मैंने बताया था ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पर ओवरहेड भी दिखाई दे रहा है, वो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सेल्स तो खैर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब एक एक करके समझो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब हम पढ़ेंगे तो मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी मटेरियल की और एक्चुअल क्या हुई है, दोनों का डिफरेंस होता है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा क्या होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का नाम एक और होता है क्वांटिटी वेरिएंस। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस, ठीक है। अब ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अब क्या समझ में आया, अगर मैं मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड को जोड़ दूं तो क्या निकल कर आएगा, मटेरियल यूसेज। और इसी तरह जब मैं मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज को जोड़ दूं तो क्या निकल कर आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो ये पूरा हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। इसी तरह बेटा देखो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, बिल्कुल सेम है, जैसे मटेरियल चलता है ऐसे ही लेबर चलता है। तो वहां पर प्राइस है या रेट रहेगा, प्राइस का नाम रेट हो जाता है, ठीक है। यूसेज का नाम एफिशिएंसी हो जाता है, यूसेज को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोला मैंने, लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं लेबर के केस में। एक तो बोलते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस, जैसे मटेरियल मिक्स अभी बताया था। एक बोलते हैं बेटा आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर के केस में ना कुछ आवर्स कुछ घंटे लूज हो जाते हैं, जैसे कई बार मतलब वो काम नहीं कर पाते हैं, ब्रेक डाउन हो गया मशीनरी का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस तरीके की जो वेरिएंस होती है वो आइडल टाइम वेरिएंस होती है। एंड फाइनली लेबर यील्ड वेरिएंस, जैसे अभी वहां दिख रहा है ना आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसी तरह से लेबर यील्ड वेरिएंस होता है। तो अब इसका मतलब यहां भी आपको समझ आया होगा मैंने क्या बोला, कि लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस, इन तीनों को हम जोड़ दें तो क्या निकलता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या निकलता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और जब हम लेबर रेट वेरिएंस जमा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस करेंगे तो वापस क्या निकल आता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा समझना है, स्ट्रक्चर क्या है मटेरियल वेरिएंस का और लेबर वेरिएंस का। अब एक एक देखो हम पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला समझेंगे, याद करेंगे और फिर पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे, ठीक है।
तो कम से कम 2 न्यूमेरिकल तो करना ही है, एक मटेरियल वेरिएंस का और एक लेबर वेरिएंस का। समय मिलेगा तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा देंगे। तो अभी मैंने बताया था ना, मटेरियल वेरिएंस में पहले नंबर पर क्या आता है बोलो? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या आता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इससे क्या मतलब है? अब देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव्ड। जितनी यूनिट आपने बनाई है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। वो जो मटेरियल हमने यूज किया है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और जितनी यूनिट हमने बनाई है। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द आउटपुट अचीव्ड। देखो, अगर मैं चाहता था कि मुझे 400 यूनिट बनानी है, लेकिन मैंने बनाई है 300, वो जो स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा होगा वो तो 400 के हिसाब से दे रखा होगा। तो पहले मुझे 300 के हिसाब से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 300 अगर मैं बनाता तो उसमें कितना कितना कंपोनेंट मुझे दोनों का चाहिए था। तो ये बहुत ढंग से समझ लो बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। जो एक्चुअल आउटपुट बनी है हमारी, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बनती है, उसमें से क्या घटा दोगे? एक्चुअल कॉस्ट घटा दोगे। क्या घटा दोगे बोलो? एक्चुअल कॉस्ट घटा दोगे। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है नाम? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या है इसका फॉर्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या नाम है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट अब ये निकलेगी कैसे? वही मैंने अभी बताया आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मटेरियल ए, समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। 400 यूनिट अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बनेंगी, स्टैंडर्ड आउटपुट थी मान लो 400 और एक्चुअल आउटपुट है 300। ये समझो पहले, 400 बनाने के लिए मटेरियल ए की मुझे 80 यूनिट चाहिए थी। कितनी चाहिए थी बोलो? 80। तो अब मैंने 300 बनाई है, 300 के लिए कितनी चाहिए होती, वो हमें निकालना है। तो फिर वो यूनिटरी मेथड लगता था ना, कि 400 के लिए तो 80 चाहिए थी, एक के लिए कितनी चाहिएगी? 80/400। लेकिन हमने बनाई है 300, तो 300 के लिए कितनी चाहिएगी? 80/400 गुणा 300। ठीक है, 80/400 गुणा 300। तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो अभी जब न्यूमेरिकल लेंगे तो ये बात समझ जाओगे। अभी थोड़ा सा फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से। और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो सीधी सीधी दे रखी होगी, और एक्चुअल प्राइस भी आपको सीधा सीधा दे रखा होगा। ठीक है, तो मेरे साथ याद करो बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट से क्या मतलब है? जो एक्चुअल आउटपुट है हमारी बनी, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, वो हम देखेंगे। क्योंकि जो स्टैंडर्ड आउटपुट हम सोच रहे थे उसके लिए जो क्वांटिटी चाहिए थी वो तो वहां दे ही रखी होगी। जैसे अभी मैंने सीधा सीधा एग्जांपल बताया है कि मटेरियल ए की 80 यूनिट चाहिए थी 400 आउटपुट बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली आउटपुट बनी है 300। तो मैं कैसे करूंगा? 400 के लिए चाहिए थी 80, एक के लिए 80/400, तो 300 के लिए 80/400 गुणा 300। तब जाके ये निकल कर आएगा, ये जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आई होगी प्रॉपरली, एकदम एग्जैक्ट। तो जब आप फॉर्मूले पर अभी मतलब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ पाएंगे। एक बार पहले मैं मटेरियल की सारी वेरिएंस बता दूं, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारी वेरिएंस निकालनी होंगी। ठीक है, आप इन द मीन टाइम कम से कम ये कोशिश करें कि इन फॉर्मूलों को जैसे मैं समझा रहा हूं समझने और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल जब ही ढंग से आप कर पाएंगे जब आपको एटलीस्ट फॉर्मूले ठीक से क्लियर होंगे। ठीक है, तो सेकंड वेरिएंस क्या है? देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नाम से ही समझ में आता है कि प्राइस में जो डिफरेंस है उसके कारण से जो वेरिएंस हुई है। तो क्या नाम है, क्या डेफिनेशन है इसकी? दैट portion of the material cost variance which is due to the difference between standard price specified and the actual price paid। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड प्राइस था और जो एक्चुअल प्राइस है, दोनों में जो डिफरेंस है उसके कारण जो वेरिएंस अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या बोलते हैं बोलो? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है,
फॉर्मूला क्या है देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आसान है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, सीधा सीधा याद हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या कहा मैंने, याद करो मेरे साथ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद देखो मटेरियल यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस, तीसरा, मतलब बताया था ना प्राइस और क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो क्वांटिटी का दूसरा नाम है यूसेज वेरिएंस। इसमें क्या फॉर्मूला है देखो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये तो अभी निकाला था ना ऊपर, अच्छे से मैंने समझाया था, 80/400 गुणा 300, ये वही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसमें से क्या घटाओगे, एक्चुअल क्वांटिटी, क्या घटाओगे बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो क्या निकल कर आएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। इन सभी वेरिएंस में ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आपकी वेरिएंस नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर वेरिएंस नेगेटिव आ रही है तो एडवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्स, और वेरिएंस पॉजिटिव आ रही है तो क्या बोलते हैं बेटा, फेवरेबल, ठीक है। तो पॉजिटिव वेरिएंस जो है उसको फेवरेबल बोलते हैं और नेगेटिव वेरिएंस को एडवर्स बोलते हैं। यहाँ ये बता भी रहा है देखो, अभी जो मैंने आपको उस चार्ट में भी दिखाया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होती है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या बताया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपकी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस थी। इसी तरह अब देखो, इसको बताया था ना, यूसेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मिक्स वेरिएंस और एक यील्ड वेरिएंस, ठीक है, मिक्स और यील्ड। तो अब मटेरियल मिक्स का क्या मतलब है, इधर समझो मेरी तरफ, मिक्स का क्या मतलब है, जैसे हम एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, वो होना चाहिए था 60-20-20 की रेशो में यूज, लेकिन हमने एक्चुअली ना 33-33 और 34 की रेशो में यूज कर लिया है। तो जब हम प्रोपोर्शन गड़बड़ कर देते हैं, जिस प्रोपोर्शन में हमें रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए था, मिक्स बदल गया, ठीक है, प्रोपोर्शन बदल गया, उसके कारण जो वेरिएंस अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या बोलते हैं बेटा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एक्चुअल इनपुट होगी हमारी, ठीक है, तीन मटेरियल है, मान लो एक के एक 100 यूनिट चाहिए, एक की 200, एक की 300, तो 100, 200, 300, तो कितना हो गया, 600। एक्चुअल इनपुट है मेरी 600, इनपुट मतलब जो हम यूनिट्स लगा रहे हैं उसको स्टैंडर्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड रेशो में। मतलब हो सकता है मुझे स्टैंडर्ड रेशो थी 200 200 200, मतलब तीनों को किस रेशो में यूज करना था, इक्वल, तो लेकिन हमने कैसे किया है, 100 200 300, ठीक है। तो ये 600 आया, 600 को जब इक्वली कर दोगे 200 200 200, ठीक है, तो ये क्या निकल कर आता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। क्या बोलता हूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। जो क्वांटिटी मैंने यूज की है स्टैंडर्ड रेशो के हिसाब से वो क्या बनती थी, इससे मिक्स वेरिएंस निकलेगी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। और इसका इन्होंने क्या नाम लिखा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या नाम लिखा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया है कि 600 टोटल है, 100 200 300 मैंने यूज किया, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से 200 200 200 यूज होना था। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है पहले मैं उसको स्टैंडर्ड रेशो में बांट दूंगा, एक एक मटेरियल। ये जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, ये जो मटेरियल वेरिएंस या लेबर वेरिएंस हमें निकालनी है, जब एक से ज्यादा मतलब आइटम है डिफरेंट डिफरेंट, तो प्रोडक्ट वाइज निकालनी है, मतलब मटेरियल ए का अलग, मटेरियल बी का अलग, मटेरियल सी का अलग, और फिर सबको जोड़ेंगे तो फिर वो पूरे उसका निकल आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एक करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस में एक ये चीज अच्छे से समझो, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, मैंने तो बता ही दिया, एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब इनपुट यूनिट्स, एक्चुअल को जोड़ लो, उसको स्टैंडर्ड वाली रेशो में डिवाइड कर दो, ये वही है, ठीक है। इन्होंने
इसको एक फॉर्मूला बनाकर लिख रखा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो सकती है। ठीक, तो अब देखो इसके बाद अगली वेरिएंस कौन सी है, मटेरियल। ये उस ग्राफ में नहीं थी, वो जो चार्ट अभी दिखाया था उसमें ये वेरिएंस नहीं थी। मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो जब हम मटेरियल क्वांटिटी को बांट रहे थे तो मैंने तो बोला था मिक्स है प्लस ईल्ड है, लेकिन ये बोल रहा है मिक्स के साथ साथ एक और भी आ सकती है, मिक्स ईल्ड के साथ साथ एक और भी आ सकती है। उसका नाम क्या है, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज। क्या नाम है बेटा, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज। इसका क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो तो दे रखी होगी क्वेश्चन में, जैसे मैं बोल रहा था 200 200 200 माइनस क्या करोगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो जो अभी हमने निकाली है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दे रखी होगी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी घटा देंगे, उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, मटेरियल रिवाइज्ड और यूसेज वेरिएंस। ये वेरिएंस ये वाली जो है ये यूजुअली एग्जाम में पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखो मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यील्ड मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट से रिलेटेड होती है ये। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखो सीधा सीधा यहाँ पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। ध्यान से सुनना बेटा, एक्चुअल आउटपुट जैसे मैं एग्जांपल में बोल रहा था 300, स्टैंडर्ड यील्ड का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। क्या क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट, एक्चुअली आपने जितनी यूनिट लगाई है उससे कितने की आउटपुट होनी चाहिए थी, वो स्टैंडर्ड यील्ड है। ठीक है, तो 400 बनना चाहिए था, अगर वो लगा रहा था मान लो 1000, लेकिन हमने लगाई है 1200 यूनिट। ठीक है, और आउटपुट हुई है 300 ही, तो 1200 लगाकर कितना बनना चाहिए था, वो हमारी स्टैंडर्ड यील्ड होगी। तो उसमें हम कहेंगे ना 1000 लगा के 400 बन रही थी, एक लगा के 400 बटे 1000, और 1200 लगा के कितना बनेगा, ये सभी अभी चीजें समझ जाओगे जैसे ही हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे। लेकिन उसको ढंग से समझने के लिए एटलीस्ट ये फॉर्मूले थोड़ा सा दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि हम कहां पर क्या बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, एक्चुअल यील्ड में से क्या घटाना है, स्टैंडर्ड यील्ड, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। किससे मल्टीप्लाई करना है बोलो, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस इज एस स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। क्या मतलब हुआ, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी ना टोटल, उसको किससे डिवाइड कर देना, स्टैंडर्ड आउटपुट से। अभी मैं करके दिखा दूंगा जब जैसे ये एग्जांपल लूंगा। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस से क्या मतलब है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल है हमारा, उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट से। किससे डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस निकल आएगा। तो अब अगले 2 मिनट के लिए ना स्क्रीन पर ये सारी वेरिएंस रहेंगी, इनको आप एक बार ध्यान से सभी फॉर्मूलों को देखो। अगर कहीं लगता है कुछ पूछना है, एक्चुअली तो पूछने वाली बात ढंग से जब एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कहीं पर कुछ पूछना चाहते हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं। इन सभी फॉर्मूलों को, और ये आपको समझ आई गया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज, और वो जो क्वांटिटी या यूसेज है वो किसके बराबर होता है, मटेरियल मिक्स प्लस मटेरियल यील्ड। ठीक है, एक और बताया था रिवाइज्ड एफिशिएंसी, तो वो भी हो सकता है उसका पार्ट। ठीक, एक बार ये चार्ट देखो ध्यान से, अगले 2 मिनट के लिए मैं चुप हुआ, एक बार ध्यान से बेटा आप ये सारी चीजें देख लें।
तो ये तो आपका चार्ट था। थोड़ा थोड़ा सा एक बार बेटा फॉर्मूले याद करो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में ना मजा जब ही आने वाला है जब आप फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है। एक पूरा फुल फ्लेश्ड एग्जांपल अभी हम लेंगे जिसमें सारी चीज एक साथ समझा देंगे। एक बार देख लेते हैं चैट में क्या कुछ किसी ने कुछ लिखा है, और अगर क्लियर है। एक गौरव, टीशा, कार्तिक, सौरभ। सौरभ आज लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? क्लियर है तो लिखो क्लियर है। इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, 4 बच्चे अटेंड करते हैं क्लास, बताओ हैं। सर यील्ड वेरिएंस बता दो बेटा, सुनो ध्यान से। यील्ड वेरिएंस क्यों अराइज होती है? मेरी एक्चुअल आउटपुट है 300, ठीक है। ये कब बनी? जब मैंने 100 यूनिट का मटेरियल लगाया। क्लियर। मेरी स्टैंडर्ड आउटपुट होनी चाहिए थी 400 यूनिट। वो कब होनी चाहिए थी? जब मैं 120 यूनिट का मटेरियल लगाता। ये सब कुछ सवाल में दे रखा होगा। तो अब जो मैंने लगाया है 100, उससे मेरी कितनी आउटपुट होनी चाहिए, वो पहले हम स्टैंडर्ड यील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इनपुट जब मेरी बदल जाएगी तो आउटपुट भी तो बदलेगी ना। तो वो हमको यील्ड वेरिएंस बताता है कि इतनी यूनिट लगा के तो इतना बनना चाहिए था, हमने इतनी लगाई है तो इतना बनना चाहिए था, लेकिन हमारा एक्चुअली इतना बना है। तो जो एक्चुअल यील्ड में से स्टैंडर्ड यील्ड हम घटाते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस से क्या मतलब है? जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड करेंगे। जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड करेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यही यील्ड वेरिएंस होती है। तो एकदम जब अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो 100% समझ में आएगा, कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको रीजन क्या होता है यील्ड वेरिएंस का वो थोड़ा समझाने की कोशिश की। तो बताओ गौरव, आई होप कि कुछ समझ आया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे फुल फ्लैश, जिसमें ये सारी वेरिएंसेस निकाली जाएंगी। ठीक है, तो अब 2 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, और उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे अब मटेरियल वेरिएंस का, तो 2 मिनट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं।
हाँ जी बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे? 1 2 3 4, 4 बच्चे। तो ठीक है, हम आ जाते हैं वापस। अब देखो प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जिस तरह का पेपर में आपके सवाल आता है मटेरियल वेरिएंस पर। ये है देखो, एग्जाम्पल दिख रहा है बेटा 3.4। एक बार समझो ध्यान से, एक एक चीज ना मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझा दूंगा, ताकि फिर सॉल्यूशन को देखते हुए तो आपको सब चीजें क्लियर रहें। स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। स्टैंडर्ड आउटपुट मेरी कितनी है बोलो? 1 यूनिट। 1 यूनिट में बनाना चाहता था, उसका ये मिक्स दे रखा है। 3 तरह के मटेरियल में यूज करता हूं 1 यूनिट बनाने के लिए। ए मटेरियल को 60 यूनिट यूज करना था, बी मटेरियल को 80 यूनिट यूज करना था, सी मटेरियल को 100 यूनिट यूज करना था। ठीक है, तो मटेरियल ए बी सी, इनकी इतनी इतनी यूनिट हमें यूज करनी थी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है देखो, 15 20 25। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल ए का, मटेरियल बी का, मटेरियल सी का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल आई ये 5000। लेकिन ये 5000 कितनी यूनिट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट है बोलो? 1 यूनिट बनाने की। स्टैंडर्ड आउटपुट बोल रहा है ना 1 यूनिट। ये बहुत ध्यान से समझना है। और अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड इनपुट कितनी है बेटा? 240। 1 यूनिट बनाने के लिए 240 यूनिट मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा। और उस 240 यूनिट का ब्रेकअप क्या है? उसमें मटेरियल ए है 60 यूनिट्स, मटेरियल बी है 80 यूनिट्स और मटेरियल सी है 100 यूनिट्स। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है। अब उसके बाद देखो नीचे क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी थी? 1। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 10। 10 यूनिट हमने बनाई है। फर्क है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट 1, एक्चुअल आउटपुट 10। तो सब कुछ हमें 10 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही सब जो मैं बार बार बोलता था आपको। तो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंजम्पशन वाज एज फॉलोज। तो मटेरियल ए हमने 640 लगाया है, मटेरियल बी 950, मटेरियल सी 870। तो अभी जो अब मैं आपसे पूछूं एक्चुअल इनपुट कितनी है बेटा हमारी? 2460 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल इनपुट। ये एक्चुअल प्राइसेस दे रखे हैं देखो, 17.50, 18 और 27.50। ठीक है, और ये एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूं एक्चुअल इनपुट हमारी कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? 2460। स्टैंडर्ड इनपुट हमारी कितनी थी? 240। पहले 4 चीजें अगर हमें क्लियर हो गई ना तो गलती नहीं होगी। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारी कितनी थी? 1। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 10। पहले ये 4 चीज रट लो, याद कर लो सवाल को देखते ही। अब उसमें आपसे चाहता क्या है? कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। तो ऑल जब लिखेगा ना, हम मेनली कौन सी निकालेंगे? पहले मटेरियल कॉस्ट। ये 2 पार्ट में बंटता है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी। क्वांटिटी का दूसरा नाम है यूसेज। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे जो यूसेज है उसके 2 पार्ट। वो किसमें निकलता है? मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। एक वो जो रिवाइज्ड एफिशिएंसी जो बोला था, वो चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, उसकी एज सच कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया होगा तो वो भी बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब देखो एक टेबल बनी हुई है, इसको ध्यान से समझो। मटेरियल ए बी सी, स्टैंडर्ड जो अब मुझे देखना पड़ेगा वो 10 यूनिट्स पर देखना पड़ेगा। किस पर देखना पड़ेगा बोलो? 10 पर, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट तो 1 थी, वो बेकार है, मेरे किसी काम की नहीं है। जो सारी कैलकुलेशंस मैं करूंगा बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट करूंगा। किसके बेसिस पर करूंगा बेटा? एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पर करूंगा। तो एक्चुअल आउटपुट है हमारी 10 यूनिट्स। ठीक है, तो 10 यूनिट्स के हिसाब से हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखो 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड वाली टेबल पोर्शन को देखो। 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए चाहिए था 60, मटेरियल बी चाहिए था 80, मटेरियल सी चाहिए था 100। ठीक है, लेकिन हम बना रहे हैं 10 यूनिट, तो 10 के लिए कितना कितना चाहिएगा? 600। 60 गुना 10 कर लो ना, 80 गुना 10 कर लो 800, और 100 गुना 10 कर लो 1000। तो अब ये क्या निकला? वो जो मैं शुरू में समझा रहा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यही कह रहा था ना मैं, एक्चुअल आउटपुट है 10। 10 को बनाने के लिए कितना कितना मटेरियल चाहिए? ये जो दे रखा है बेटा, ये एक एक को बनाने के लिए दे रखा है। 10 को बनाने के लिए कितना कितना चाहिए?
600, 800, 1000, ये अभी बताया मैंने। तो अब स्टैंडर्ड इनपुट जो होनी चाहिए थी एक्चुअल आउटपुट के लिए, वो 2400 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी बोलो? 2400। लेकिन हमारी जो एक्चुअल इनपुट लगी है वो कितनी दिख रही है आपको? 2460। देखो ये जो टेबल में दिख रहा होगा, 640, 950 और 870। रेट तो बिल्कुल सिंपल है, रेट मतलब प्राइस जो दे रखा है। देखो स्टैंडर्ड प्राइस है 15, 20, 25 और एक्चुअल प्राइस कितना है बेटा? 17.5, 18 और 27 रुपए 50 पैसे। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये जो क्वांटिटी एक्चुअली लिखा हुआ है ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या है बोलो? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यही फॉर्मूला बताया था मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। कैसे निकलता था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी वही है 640, 950, 870 और ब्रैकेट के बाहर क्या बताया था? स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, या सीधा सीधा देखो ऐसे समझ लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिनोट कर रहा है, ये किसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है? एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखा दूंगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करके निकलेगी। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दिख रही है बेटा कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वही 600 गुना 15, 800 गुना 20, 1000 गुना 25, इन तीनों को जोड़कर कितना आया? 50,000। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्या निकला? कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसमें से क्या घटा देंगे? एक्चुअल कॉस्ट कितनी है मेरी? तो एक्चुअल कॉस्ट दिख रही है ना बेटा टेबल में, 640 गुना 17 रुपए 50 पैसे, 950 गुना 18, 870 गुना 27.5। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बननी चाहिए थी 50,000। ये 50,000 किसके बेसिस पे निकाली है? एक्चुअल आउटपुट जो कि 10 है। ठीक है, हालांकि ऊपर तो आपको दिख रहा होगा 5,000, वो 5,000 जो थी वो तो 10 एक यूनिट के लिए थी ना, लेकिन हम बना रहे हैं 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के लिए ये बन रही है 50,000। लेकिन एक्चुअल है मेरी 52,225। तो 50,000 में से हम घटा देंगे 52,225, तो क्या निकल कर आएगा? 2,225। क्या निकल कर आएगा बोलो? 2,225। तो ये जो 2,225 निकला, एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। क्या निकलेगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और ये कैसी वेरिएंस है बोलो? एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। कैसी वेरिएंस है? एडवर्स वेरिएंस है। तो 1 मिनट में रुक गया। ठीक है, तो इतना पहले ध्यान से देखो। एक बार देखें, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, एक बार बीप की आवाज आई थी। यील्ड वेरिएंस तो बता ही दिया था। मुझे लगता है सब ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें आपको, है ना? ओके, ठीक। तो अब वापस हम वहीं आते हैं जहां पर थे। तो कॉस्ट के बाद मैंने क्या बताया था? प्राइस। प्राइस बिल्कुल आसान थी। क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो दिख रहा है ना बेटा टेबल में, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 15 माइनस 17.5 और एक्चुअल क्वांटिटी तो है 640। 20 माइनस 18 और एक्चुअल क्वांटिटी है 950। 25 माइनस 27.5, एक्चुअल क्वांटिटी है 870। तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कर आके क्या निकल कर आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या निकल कर आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तीसरी चीज जो मैंने समझाई थी वो क्या था? मटेरियल क्वांटिटी या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो वो कैसे निकलती थी? वो जो अभी निकाला था ना 600, 800 और 1000, वो काम आएगा। ये 600, 800 और 1000, इसको मैं क्या बोलता हूं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी घटा दोगे तो 600 माइनस 640, 800 माइनस 950, 1000 माइनस 870 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ये आपके पास 600 माइनस 640 और स्टैंडर्ड प्राइस है 15। इसी तरह 800 माइनस 950, स्टैंडर्ड प्राइस है 20। 1000 माइनस 870 और स्टैंडर्ड प्राइस है 25। ठीक है, तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा, ये 350 है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या है बोलो? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स कैसे निकलेगा? तो क्वांटिटी आपका देखो, जो एक्चुअल मैंने समझाया था, एक्चुअल क्वांटिटी है 2460 जो हम यूज कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड रेशो में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? स्टैंडर्ड रेशो में। स्टैंडर्ड रेशो क्या है? कैसे निकलेगी स्टैंडर्ड रेशो बेटा? टोटल स्टैंडर्ड वाला क्या था? 2400। तो 600 बटे 2400, ठीक है, 800 बटे 2400 और 1000 बटे 2400, या सीधी भाषा में बोलूं तो रेशो क्या बनी? 6:8:5। ठीक है,
कट भी जाएगा 2 पर, तो 3:4:5 क्या बनेगी बोलो? 3:4:5, 3 और 4 7 और 5 12, इस रेशो में इसको बांटोगे तो 2460 का 3/12 ए का आएगा, 2460 का 4/12 बी का आएगा, 2460 का 5/12 सी का आएगा। ये जो मैंने बोला इसको हम क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसको मैं ढंग से कैसे बताता हूं? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज की है स्टैंडर्ड रेशो में, उसको कैसे बांटना था, और उसमें से स्वाभाविक सी बात है घटाओगे तो क्या? एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो आपकी मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी बोलो? मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला दिख रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का? क्या फॉर्मूला है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो मटेरियल ए कितना है? ये दिख रहा है ना, 615 माइनस 640, बी सी, यही सब अभी मैंने समझाया था। 615 कैसे निकला है बोलो? अभी नीचे कैलकुलेशन दिखा देंगे, मैंने सीधा सीधा आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया। 2460 गुना 3/12 और 2460 गुना 4/12 करेंगे तो बी वाला निकलेगा, 2460 गुना 5/12 करेंगे तो सी वाला निकलेगा। ये 3 4 5 कैसे निकला था? जो स्टैंडर्ड रेशो थी बेटा, 600 800 1000 की रेशो निकाल लो, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी घटाएंगे 640 950 और 870, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो ये सब करके क्या निकलेगा बोलो? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या निकलेगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और इसके बाद आखिरी चीज देखो इसमें क्या है, ये सब इन्होंने करके दिखा रखा है जो मैं बोल रहा था। मैं तो डायरेक्ट रेशो के हिसाब से कर रहा था, इन्होंने वही करके दिखाया है दूसरी तरीके से थोड़ा सा। अगला क्या है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड क्या मतलब हुआ जो मैंने समझाया अभी? 10 यूनिट बनी है मेरी। कितनी यूनिट बनी है बेटा? 10। जब मैंने 2460 इनपुट लगाई थी, ठीक है, अब समझो ध्यान से, 2400 लगा के 10 बननी चाहिए थी, लेकिन मेरी जो है 2460 लगा के 10 बनी है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था? 2460 लगा के। वो कैसे समझ में आएगा? 2400 लगा के 10 बननी थी, एक लगा के कितनी बननी थी? 10/2400, और 2460 लगा के कितनी बननी थी? 10/2400 गुना 2460। ये जो करोगे ये आपकी स्टैंडर्ड यील्ड आएगी। क्या आएगी बोलो? स्टैंडर्ड यील्ड। देखना ध्यान से, यही कुछ किया हुआ होगा। ठीक है, क्या किया है देखो इसने? स्टैंडर्ड यील्ड क्या है? एक्चुअल यूसेज 2460 इंटू स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट 2400। वो 10 है ना, मैंने वही तो बोला था कि 10 यूनिट के लिए हमें 2400 लगाना था, इसने 1 यूनिट की टर्म्स में लगा दिया, तो 1 यूनिट के लिए मुझे 240 यूनिट लगानी थी इनपुट। ठीक है, लेकिन हमने लगाई है 2460, तो 2460 लगा के मेरी कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? 10.25। कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? 10.25। देखो ये वैसे भी आ ही रहा होगा, जो अभी मैं बोल रहा था आपको उससे भी यही आ रहा होगा, आप करके देख लो। 2400 लगा के कितनी बन रही थी? 10। ठीक है, एक लगा के कितनी बनेगी? 10/2400। 2460 लगा के कितनी बनेगी? 10/2400 गुना 2460। ये करके देखो बेटा, 10/2400। 1 मिनट में रुक जाता हूं, देखो आपके साथ मैं भी कर लेता हूं। 10/2400 ये जो आता है इसको हम क्या कह रहे हैं? 2460 से गुणा करिए तो 10.25 आ रहा है। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है, सोचना, क्लियर होना दिमाग में, तब आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो 10.25 मेरी आउटपुट होनी चाहिए थी, लेकिन आउटपुट है 10। तो 10 माइनस 10.25 करोगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एक चीज मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। क्या बताया था? स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। तो हमारी 50,000 यूनिट है, तो 50,000 की कॉस्ट है स्टैंडर्ड। ये कब है बोलो? जब मैं 10 यूनिट बना रहा हूं, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या बनेगी? 5,000। तो देखो उससे इसने मल्टीप्लाई किया होगा। एक बार देखो ध्यान से, यील्ड वेरिएंस के लिए क्या किया है, ये दिख रहा है बेटा आपको? 10 माइनस 10.25, उसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 5,000 से। इस 5,000 को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ये कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे? स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट को स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस निकल आता है।
आ रहा है आई थिंक समझ में। एक और इन्होंने निकाल रखी है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो ऊपर है ना, 600, 800, 1000, ये निकाल रखा है। वैसे तो इसको निकालना ही मत जब तक स्पेसिफिकली कहा ना जाए। और उसमें से क्या घटाना है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो जो मैंने 3, 4, 5, 6 की रेशो में बांट के निकाली थी, 615, 820, 1025, उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज, या इसका नाम है सब यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो अब ये सबको जैसे माइनस आ रहा होगा तो ए लिख रहा है ब्रैकेट में एडवर्स, प्लस आ रहा होगा तो ब्रैकेट में एफ लिखेगा, एफ मतलब फेवरेबल। और तीनों मटेरियल की अलग अलग निकाल के फिर टोटल कर दी गई है। कुछ बच्चे ना ट्यूशन में पढ़ते हैं और उनको सिखा दिया जाता है टोटल वेरिएंस डायरेक्ट आसानी से निकालने के तरीके, लेकिन उससे नंबर कट जाएंगे पेपर में। आपको जो वेरिएंस निकालनी है वो एक एक मटेरियल की अलग अलग निकालनी है और फिर उसका टोटल भी करना है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। कुछ ट्यूटर्स क्या करते हैं, वो मटेरियल यील्ड सीधा सीधा निकलवा देंगे, वो तो खैर ठीक है, यील्ड तो निकलेगी ही सीधी, लेकिन प्राइस को भी टोटल बता देंगे, सिखा देंगे। आउटपुट को भी, मतलब वो जो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो भी टोटल निकलवा देंगे, लेकिन उसके आपके नंबर कटेंगे। आपको जो दिखानी होगी पेपर में वो ए मटेरियल की अलग, बी मटेरियल की अलग, सी मटेरियल की अलग, और फिर तीनों को जोड़कर जो टोटल वेरिएंस आएगी उस टर्म्स में भी उसको दिखाया जाएगा। तो आई होप ये बात पूरी ढंग से समझ में आई है। अब देखो इसने नीचे कैलकुलेशंस करके दिखाया है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो क्वांटिटी वेरिएंस थी वो कैसे निकली है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यील्ड का ही दूसरा नाम ये बोल रहा है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। ठीक है, दोनों देखो सेम ही आई होंगी। रिवाइज्ड यूसेज भी कितनी आई है, 1250, और ऊपर यील्ड कितनी आई थी आपकी, देखो 1250। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था ये रिवाइज्ड यूसेज निकालना ही मत जब तक कि बहुत जरूरी ना कहा गया हो। आप इसमें सीधी सीधी यील्ड वेरिएंस निकाल देना। ठीक है, तो ये एक बात है। यील्ड का ही दूसरा नाम है, बोलो, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। ठीक है, और पहला वाला क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो कैसे निकलेगी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और क्वांटिटी के दो पार्ट बन जाएंगे, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। तो ये सब जोड़ के इसने दिखा रखा है, सारी कैलकुलेशन टैली हो रही है। इसका मतलब जो सवाल किया गया है बिल्कुल ठीक किया गया है। तो अब 1 मिनट के लिए देखो मैं रुकूंगा। स्क्रीन पर ये सवाल है आपके सामने, सॉल्यूशन भी है। अगर आपको लगता है कि कोई बात इसमें आप पूछना कहना चाहते हैं तो बेटा पूछिए जरूर। और अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर आप अपना स्क्रीन पे, मतलब वही चैट में लिखो क्लियर है, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करें। मटेरियल वेरिएंस मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब अगले वही जो समय बचा है लगभग 45 मिनट्स, इसमें हम लेबर वेरिएंस की बात करेंगे। कुछ समय बचेगा तो एक आध एग्जांपल और रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, देखो पहले यहां तक ध्यान से।
हाँ जी बेटा, रिस्पॉन्ड करिए। 6:20 पे देखो चैट का कोई जवाब नहीं आया। मटेरियल वेरिएंस का पूरा एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया है। स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल है, इसको ढंग से देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि लेबर वेरिएंस ना बेसिकली रेप्लिकेशन ही है मटेरियल वेरिएंस का, ऐसा उसमें कोई नई चीज नहीं है। जो क्वांटिटी हम बोलते हैं वह आवर्स बोलते हैं, जो प्राइस हम कह रहे थे उसको रेट बोलते हैं। बस एक उसमें आइडल टाइम वेरिएंस और एक एक्स्ट्रा आएगी, ऐसा कुछ उसमें अलग से नई बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अगर मटेरियल हमको अच्छे से समझ में आ गया है, तो लेबर भी 100% हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें अगर कोई बात पूछने की है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और एक बार पूछ लें। और समझ आ रहा है तो बेटा चैट में लिखिए क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चैट में आप चारों का जवाब आना चाहिए। देखें जरा क्या लिखा किसने। तो 5 बच्चे हो गए, एक और आ गया। गौरव, टीशा, कार्तिक, सौरभ। आकाश कहाँ थे बेटा अभी तक? ईशा, गौरव, गौरव ने लिखा, कार्तिक ने लिखा, आकाश ने लिखा। आपने तो बीच में ज्वाइन किया, क्लियर कहाँ से हो गया आपको? किसने नहीं लिखा? सौरभ। अच्छा, कल का रिकॉर्डेड आज देखते हो, आज का कल देखोगे यार, ऐसे ना किया करो। लाइव भी पढ़ लो, रिकॉर्डेड तो देख ही लेना है। चलिए शाबाश, इसीलिए बच्चे नहीं आते, अब मैं समझ गया कि रिकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे तसल्ली से, क्लास में आने की क्या जरूरत है। चलिए भैया, जैसे आपकी इच्छा। इन टीचर को भी तो बच्चे हों तो अच्छा लगता है ना क्लास में। गवर्नमेंट एग्जाम का भी पढ़ना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। तो हम कहाँ पर थे देखिए, चलिए अब जल्दी से लेबर वेरिएंस की बात करते हैं, ठीक। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, ऐसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। तो क्या करते थे, उसमें निकालते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इसमें क्या निकालेंगे बोलो? क्वांटिटी का नाम आवर्स हो गया। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, देखो मैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो जैसे उसमें था ना, 1 यूनिट बननी चाहिए थी, 10 बनी थी। तो 1 के लिए कितना लगाना था, तो 10 के लिए कितना लगाना था, वो आपको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? स्टैंडर्ड रेट से। और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो ये करने से क्या निकल कर आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या निकल कर आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, सेम है बिल्कुल फॉर्मूला। बस फर्क क्या पड़ा है, वहां जो क्वांटिटी लिखा था उसका नाम आवर हो गया है, वो जो प्राइस लिखा था उसका नाम रेट हो गया है। तो वही फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे देखो, इसको फिर वहां 2 पार्ट में बांटा था ना, प्राइस और यूसेज क्वांटिटी, ऐसे ही यहाँ पर बांटेंगे देखो।
क्वांटिटी को यहाँ एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब लेबर रेट, प्राइस को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। मैंने बताया था ना, प्राइस के बदले यहाँ क्या वर्ड यूज होगा? रेट यूज होगा। तो दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रेट स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल रेट पेड। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो हमारा लेबर रेट में आएगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस, वहां पर भी यही फॉर्मूला था। वहां क्या पढ़ा था हमने? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था बेटा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो बस वही, प्राइस का नाम हो गया रेट और क्वांटिटी का नाम हो गया आवर्स। ये समझ लो बस। ठीक है, लेबर रेट निकल गया। रेट के बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में वहां क्या समझाया था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये वही है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसमें से क्या घटा दिया? एक्चुअल आवर्स घटा दिए। ठीक है, क्या घटा दिया? एक्चुअल आवर्स घटा दिए, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से। ठीक है, तो ये दोनों चीज ऊपर वाली टेबल में दिख रही होंगी, और सिंपली उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अभी मैंने समझाया था ना कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? लेबर प्राइस वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कैसे निकलेगा? लेबर प्राइस वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी को वहां दो पार्ट में बांटा था ना, मिक्स प्लस ईल्ड। तो यहाँ पर लेकिन तीन पार्ट में बांटते हैं, मिक्स, आइडल टाइम और ईल्ड। तो मिक्स जो है ना, वो मतलब उसी तरीके से होगा। एक आइडल टाइम वेरिएंस और आ जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है आइडल टाइम वेरिएंस, दूसरा लिखा है लेबर मिक्स वेरिएंस, और तीसरा लिखा है बेटा लेबर ईल्ड वेरिएंस। तो ईल्ड उसी हिसाब से निकलेगा, मिक्स उसी हिसाब से निकलेगा। आइडल टाइम एक थोड़ी सी नई बात है, तो वो अभी समझ जाओगे। आइडल टाइम वेरिएंस नाम से ही समझ में आता है ना, जो घंटे जो हमारे खराब हो गए समझो। तो आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलेगा? आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैसे निकलेगा बोलो? आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। जो खर्च, जो आवर्स हमारे वेस्ट हो गए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या निकल कर आएगा? आइडल टाइम वेरिएंस। क्या निकल कर आएगा? आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडल टाइम वेरिएंस। अब इसके बाद देखो लेबर मिक्स। इसका मतलब वही है, जो एक्चुअल आवर लगाए होंगे आपने। तो ये जैसे तीन तरह का लेबर है, मान लो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो तीनों का जो टोटल आवर्स लगाए एक्चुअल, उसको स्टैंडर्ड वाली रेशो में बांट देंगे। जैसे वहां समझाया था ना, 2:3:4 जो भी रेशो थी, तो उसमें बांट देंगे। तो उसको हम क्या बोलते थे? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। मैंने तो ये नाम दिया था, क्या नाम दिया था? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। लेकिन ये इसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी का नाम हो गया आवर्स। ठीक है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स में से क्या घटा देंगे? एक्चुअल आवर्स घटा देंगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से। तो इससे लेबर मिक्स वेरिएंस निकल आएगा। लेबर मिक्स के बाद देखो नेक्स्ट क्या है? आइडल समझ गए, मिक्स समझ गए। ये रिवाइज्ड एफिशिएंसी तो उसी तरीके से होगा, मतलब जैसे वही ईल्ड का दूसरा नाम है समझो, ईल्ड हम समझाएंगे। तो ये फॉर्मूला वही है जैसे अभी मटेरियल में भी समझाया था। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, इससे क्या मतलब है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, ये दोनों चीज आप निकाल चुके होंगे। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वो जो मिक्स के समय पे अभी समझाया था, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट तो सबसे शुरू में निकालना पड़ेगा। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सब कुछ करने से आपका क्या आएगा? लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो ये ईल्ड जो अभी समझाया था ना, कि इतनी आवर्स लगाने से इतनी आउटपुट हुई है। स्टैंडर्ड को देखोगे, इतने लगाने से इतनी होनी चाहिए थी। तो एक्चुअली जो हमने लगाया है उससे कितनी होनी चाहिए थी? तो वही यूनिटरी मेथड लगा के, तो उससे हमें निकलेगा स्टैंडर्ड यील्ड क्या है। एक्चुअल यील्ड में से स्टैंडर्ड यील्ड घटा देंगे बेटा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वहां भी समझाया था। 5,000 कैसे निकला था? 50,000 बटे एक, कितना था वो? 10 10
10 पे निकला था ना 50,000, तो यहाँ भी वही ध्यान रखना है, लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी ना आपकी स्टैंडर्ड वाली जो लेबर कॉस्ट है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देना। जो आपने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकाले होगे टेबल बना के, उसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो क्या निकल आएगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या निकल आएगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब ये सॉल्व करोगे तो लेबर यील्ड वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है। तो फिर वही आपको समझ आया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर है, लेबर प्राइस वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये एफिशिएंसी वेरिएंस किसके बराबर है, आइडल टाइम वेरिएंस प्लस मिक्स वेरिएंस, और तीसरा आपका यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखो लेबर वाला, एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूलों की समरी है, देखो 2 मिनट इसको रखते हैं स्क्रीन पर, एक बार ये सारे फॉर्मूले बेटा आप ध्यान से देखो। अगर कहीं कुछ पूछना चाहते हो, मटेरियल और लेबर के जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए, ये पूरी की पूरी समरी के फॉर्म में दे रखे हैं, एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो आई होप ये फॉर्मूले देख लिए होंगे आपने। अब देखो लेबर का एक सवाल कराते हैं, कौन सा, ये करेंगे बेटा। अ ग्रुप ऑफ 10 स्किल्ड 20 अनस्किल्ड वर्कर्स, जैसे वहां मटेरियल ए होता था, मटेरियल बी होता था, तो यहाँ दो तरह के हमारे लेबर हैं, एक स्किल्ड है एक अनस्किल्ड है। स्किल्ड कितने हैं हमारे पास, 10, अनस्किल्ड बेटा कितने हैं, 20 वर्कर्स were expected to produce 400 kg of chemical BXT, केमिकल का नाम दे रखा है BXT, in an 8 hours day, 8 घंटे के अंदर वो काम करेगा, मतलब 8 घंटे का दिन है हमारा, ठीक है। तो अब ये बनाएंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी दे रखी है, 400 यूनिट बननी चाहिए थी। कितनी यूनिट बननी चाहिए थी, 400, ठीक है। तो 10 लोग अगर हमारे हैं स्किल्ड, 8 घंटे का दिन है, तो 80 घंटे ये लगाते, अनस्किल्ड वाले 20 लोग हैं, 8 घंटे का दिन है, 20 गुना 8 करोगे 160 घंटे ये लगाएंगे। तो 80 जमा 160 घंटे लगाकर कितना आउटपुट बननी चाहिए थी, 400 किलो। ये समझ लो बेटा पहले ध्यान से। हुआ क्या, द स्टैंडर्ड आवरली वेज रेट वाज फिक्स्ड एट 25 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो जो स्टैंडर्ड आवरली रेट था, स्किल्ड को 25 रुपए घंटा मिलना था, और जो अनस्किल्ड है उसको कितना, 15 रुपए घंटा मिलना था। ये तो पूरी स्टैंडर्ड की कहानी दे रखी है। एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 15 स्किल्ड, अब देखो कंपोजिशन बदल गया, 15 तो हमने स्किल्ड लगाई हैं और 10 अनस्किल्ड लगाई हैं। तो 15 गुना 8, 120 घंटे इनके लगे होंगे, 10 गुना 8, 80 घंटे इनके लगे होंगे। तो ये टोटल 120 और 80 कितने, 200 घंटे हमने लगाई हैं। तो सब बदल गया ना, कि स्टैंडर्ड इनपुट तो 240 अभी मैंने निकाली थी, एक्चुअल इनपुट लगी है 200 ही, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 15 स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर्स वर डेप्लॉयड एंड पेड 8 आवर्स डे। तो वही 8 घंटे के हिसाब से हमने कर भी थी कैलकुलेशन, एट एन आवरली वेज रेट ऑफ 22 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो 25 और 15 देना चाहिए था, लेकिन हमने 22 और 18 दिया है। तो एक्चुअल रेट कितना है, 22, और एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल रेट जो है वो स्किल्ड का 22 है और अनस्किल्ड का 18 है, ठीक है। 2 hours were wasted for the entire group due to power failure। तो 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए, ये आइडल टाइम निकालने के काम आएगा। 2 घंटे वेस्ट हो गए का क्या मतलब है, हमने कितने लोग लगाए थे बोलो, 15 स्किल्ड, तो 15 लोगों के 2-2 घंटे, 30 घंटे तो स्किल्ड के वेस्ट हो गए, और 10 लगाए थे अनस्किल्ड, तो 10 गुना 2, 20 घंटे इनके वेस्ट हो गए। तो 30, 15 गुना 2 30, और 10 गुना 2 20, तो 30 और 20 50, तो टोटल हमारे 50 घंटे वेस्ट हो गए। अभी मैंने बताया था ना बेटा, टोटल हमने घंटे कितने लगाए थे, 200,
15 अट्ठे 120 और 10 अट्ठे 80। 120 और 80 कितने घंटे लगाए थे? 200। लेकिन 200 में से कितने घंटे वेस्ट हो गए? 50 घंटे वेस्ट हो गए। एक्चुअली जो काम हुआ है वो 150 घंटे के हिसाब से हुआ है। तो ये सारी बात अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस समय काम आएगी, ठीक है। तो actually a group of 15 skilled and 10 unskilled workers were deployed and paid for 8 hours day at an hourly wage rate of 22 and 18. 2 hours were wasted for the entire group due to power failure and only 300 kg of BXT was produced. ठीक है, तो हमने BXT का कितना बनाया है? 300 kg बनाया है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट बेटा कितनी बननी चाहिए थी? 400 kg, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितनी बनी है? 300 kg। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, आपको क्या क्या निकालना है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर यूसेज वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, ये सारी की सारी वेरिएंसेस निकालनी है। तो बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? एक टेबल बनेगी जिसमें क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड आउटपुट हमारी थी ना, देखो 400 केजी मटेरियल बनाना था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमारी कितनी है? बोलो। एक्चुअल आउटपुट बनी है 300 केजी। तो जब मैं पूछूं स्टैंडर्ड आउटपुट तो आप बोलोगे 400 केजी, एक्चुअल आउटपुट तो आप बोलोगे 300 केजी, ठीक है। अब देखो एक्चुअल वाला मिक्स पहले देख लो, वो तो आसानी से दिख रहा होगा। हमने 15 और 10 लगाए थे, तो 15 गुना 8 120 घंटे तो स्किल्ड के लगे थे, और 10 गुना 8 80 घंटे अनस्किल्ड के लगे थे। ये बार बार समझाया था ना मैंने, 120 जमा 80 200 घंटे लगे हैं। हालांकि उसमें से 50 वेस्ट हो गए, वो बाद में अभी काम आएगा, ठीक है, जब हम वो आइडल टाइम वेरिएंस की बात करेंगे या मिक्स वेरिएंस की बात करेंगे, वहां पर काम आएगा। रेट हमारा एक्चुअल क्या है? देखो 22 और 18। एक्चुअल वाला रेट हमारा कितना है? 22 और 18। तो 120 गुना 22 करोगे, 80 गुना 18 करोगे, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकल आएगी बेटा 4080, 4080। ये एक्चुअल कॉस्ट निकली है, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड वाली बात करें तो स्टैंडर्ड का रेट तो 25 और 15 दे ही रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 80 और 160 कहां से निकला? बोलो। हमें हालांकि 10 स्किल्ड और 8 घंटे का एक दिन था, तो 10 गुना 8 ही किया है इसने 80, और दूसरा क्या है? बोलो 20 गुना 8 किया है 160। तो 80 और 160 240, ये मैंने समझाया अभी था। तो ये स्टैंडर्ड इसके हिसाब से बनता है 440, ठीक है। स्टैंडर्ड कितना बनता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट 440, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी बनती है? 4080। अब एक एक करके समझो ध्यान से। तो लेकिन ये जो 4400 निकली है, ये 400 यूनिट की निकली है बेटा। लेकिन मैंने एक्चुअली या तो इसको 80 और 160 को अलग अलग करना चाहिए था मुझे, जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था। कैसे बताया था? बोलो। 240 बनाने के लिए चाहिए था, मतलब हमें 400 बनाने के लिए चाहिए था 80, तो एक बनाने के लिए कितना चाहिएगा? 80 बटे 400। और 300 बनाने के लिए कितना चाहिएगा? 80 बटे 400 गुना 300। तो इस तरीके से हम स्किल्ड का और अनस्किल्ड का अलग अलग निकाल लेंगे। पहले वो निकालना भी पड़ेगा, नीचे काम चलेगा नहीं बिना निकाले। लेकिन इन्होंने पहली वाले में आसानी से कर दिया, अलग अलग ना करते हुए। कॉस्ट, अभी मैंने बोला था ना कॉस्ट वेरिएंस, मतलब कुछ लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसने भी डायरेक्ट निकाल दी है, लेकिन हमें अलग अलग निकालना ज्यादा बेहतर है। और वो अलग अलग जब ही निकलेगी जब, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आप निकालोगे। 400 के लिए चाहिए थे 80 घंटे, एक के लिए चाहिए थे 80, 80 बटे 400, 300 के लिए चाहिए थे 80 बटे 400 गुना 300। इसी तरह दूसरे का 400 के लिए चाहिए थे 160, एक के लिए चाहिए थे 160 बटे 400, और 300 के लिए चाहिए थे 160 बटे 400 गुना 300। तो ये दोनों का बेटा अलग अलग निकालना। और जैसे अभी मटेरियल वाला मैंने समझाया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, उससे करोगे तो दोनों का अलग अलग निकल आएगा। लेकिन ठीक है, इन्होंने इकट्ठा भी निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये नीचे काम आएगा, जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो वो अलग करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इसने निकाल दिया सीधा सीधा। 4400 जो बनाया है हमने, 4400 जो खर्चा है वो 400 के लिए किया है, तो 400 के लिए 4400, एक के लिए 4400 बटे 400, और 300 के लिए 4400 बटे 400 गुना 300, ठीक है। तो ये तो क्या निकला? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ठीक है।
तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगी बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जो 3300 निकाली है उसमें से सिंपली एक्चुअल कॉस्ट घटा देंगे, वो आपको 4080 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। कॉस्ट वेरिएंस सबसे आसान है इसमें, ये कॉस्ट तो हो गई ना। रेट वेरिएंस मैं कह रहा था सबसे आसान है, उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसे वहां बोलते थे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, वही फॉर्मूला है ये। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो 25 माइनस 22 और 15 माइनस 18 और मल्टीप्लाई किससे होगा बोलो? एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल आवर्स। 120 और 80 जो हैं, एक्चुअल कितने हैं? 120 और 80। इसी तरह से देखो अगला क्या है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी के लिए देखो ये 60 और 120 कैसे निकला है? वही जो शुरू में मैं समझा रहा था। क्या समझा रहा था? कि 80 लगता है 400 के लिए 80, एक के लिए बोलो, एक के लिए 400 के लिए 80, एक के लिए 80 बटे 400 और फिर 300 के लिए 80 बटे 400 गुणा 300 करके देख लो, तो ये 60 आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? 80 बटे 400 गुणा 300, तो देखो आ रहा है ना 60। ये हमें ऊपर ही निकाल लेते तो जैसे मटेरियल वाला किया था बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता, और कॉस्ट भी मटेरियल वाली मतलब लेबर वाली कॉस्ट भी मुझे अलग अलग निकल आती, स्किल्ड का कितना है अनस्किल्ड का कितना है। तो मैंने बताया था ना ये निकालना तो पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह दूसरा ये जो 120 कैसे निकला है बेटा? तो हम बोलेंगे 400 के लिए चाहिए था अनस्किल्ड 160 घंटे, एक के लिए कितने चाहिएंगे? एक 400 के लिए 160, तो एक के लिए चाहिएंगे 160 बटे 400, एक के लिए कितने चाहिएंगे? 160 बटे 400। तो 300 के लिए कितने चाहिएंगे? 160 बटे 400 गुणा 300। क्या करोगे? 160 बटे 400 गुणा 300। ठीक है, तो ये आपका अनस्किल्ड वाला हो गया। तो ये क्लियर हो रही होगी बात मुझे लगता है। तो ये दोनों का निकल गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे मैं वहां बोलता था ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और उसमें से क्या घटा देंगे? एक्चुअल आवर्स। वो तो दिखाई दे ही रहे हैं 120 और 80। एक्चुअल आवर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? 120 और 80। ठीक है, तो इसको घटाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड रेट से, तो ये आपकी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गई। इस एफिशिएंसी को तीन पार्ट में तोड़ेंगे, एक तो आइडल टाइम, एक मिक्स और एक यील्ड। आइडल टाइम सबसे आसान है, मैंने बताया था। 2-2 घंटे लूज हुए थे सबके, निकाला था ना वो 30 और 20, तो उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो 30 गुणा 25 और 20 गुणा 15। स्किल्ड का जो रेट है 25 है, 30 घंटे वेस्ट हुए थे, और अनस्किल्ड का रेट है कितना? 15। तो ये देखो ये सब कर रखा होगा नीचे आइडल टाइम वेरिएंस, ये तो वो जो निकाला था 80 और 120। आइडल टाइम वेरिएंस देख लो बेटा, 15 वर्कर लगाए थे स्किल्ड और अनस्किल्ड लगाए थे 10, 2-2 घंटे लूज हो गए सबके, तो 15 गुणा 2 30 घंटे बताया था ना, 10 गुणा 2 30 घंटे 20 घंटे बताया था, तो 30 और 20 50, टोटल कितने घंटे लूज हुए थे? 50। ठीक है, अब एक एक करके स्किल्ड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 स्टैंडर्ड प्राइस जो था। ठीक है, और अनस्किल्ड का भी कितना? स्टैंडर्ड प्राइस। देखो 25 15 से मल्टीप्लाई होगा, 25 और 15 जो स्टैंडर्ड प्राइस था। तो आइडल टाइम वेरिएंस 750 और 300, ये देखो प्लस या माइनस नहीं आई है, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट ना हम एडवर्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? एडवर्स ही बोलेंगे, क्योंकि ये माइनस ही है। जब तक कुछ नहीं कह रहा है, आइडल मतलब नुकसान हो गया, हमारा समय वेस्ट हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाती है बोलो? एडवर्स वेरिएंस कहलाती है। क्या कहलाती है? एडवर्स वेरिएंस कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? लेबर मिक्स वेरिएंस। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि हमारी टेबल के हिसाब से एक्चुअल आवर है 200, कायदे से इस 200 को बांटना चाहिए स्टैंडर्ड रेशो में। स्टैंडर्ड रेशो कितनी है बेटा? 80 और 160, मतलब 1:2। स्टैंडर्ड रेशो कितनी है? 1:2। उस रेशो में इसको बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रेशो तो यही होगी 1:2। 200 को नहीं बांटेंगे, 150 घंटे को बांटेंगे, क्योंकि जो 50 घंटे वेस्ट ही हो गए, तो उसको तो कोई आउटपुट बनेगी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो हम 150 घंटों को 1:2 की रेशो में बांटेंगे, तो 1/3 करेंगे तो 50 और 2/3 करेंगे तो 100। ठीक है, तो ये आपका देखिए लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो ये 50 और 100 कैसे निकला, ये अभी मैंने समझाया। 150 को आपने 1:2
2 की रेशो में बांटा है, 1/3 और 2/3, ठीक है। और उसमें से बेटा एक्चुअल आवर्स घटा देंगे, वो दिख ही रहा है आपको, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेबर मिक्स वेरिएंस निकल आएगा। क्या निकल आएगा बोलो? लेबर मिक्स वेरिएंस निकल आएगा। और लेबर मिक्स वेरिएंस के बाद आखिरी काम क्या करना है? लेबर यील्ड वेरिएंस। तो यील्ड कैसे निकलेगा? वो देखो, ये रहा आपका यील्ड। क्या समझाया था मैंने? 240 लगा के बनना था 400, एक लगा के कितना बनेगा? 400/240। हमने कितना लगाया है? 200। 200 लगाने से कितना बनना चाहिए था? 400/240 गुना 200। करो एक बार, क्या बोल रहा हूं मैं? 400/240 इंटू किससे बोल रहा हूं? 200 से करो। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यील्ड आनी चाहिए थी। देखो इसने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड यील्ड कहां पर निकाली है? 400/240। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन है, ध्यान रखो कि जो 200 से मल्टीप्लाई ना करके 150 से ही करेंगे, क्योंकि जो 50 घंटे हमारे वेस्ट हो गए उसको अब यहाँ कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो 400/240 गुना 150 ही करेंगे। तो कितना आएगा ये करो एक बार, 400/240 गुणा 150। तो बेटा ये आएगा 250, 250। तो हमारी 250 स्टैंडर्ड यील्ड होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल यील्ड है 300। तो 300 में से 250 घटा देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस पर यूनिट। तो वो कैसे निकला है? 4400/400। पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया था ये मैंने। तो जो हमारी देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दिख रही है इस टेबल में? 4400। ये कब है? जब हम 400 यूनिट बना रहे हैं। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? 4400/400, मतलब 10। 10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दोनों वेरिएंस में ध्यान रखना, जब हम मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो भी 150 घंटे को बांटेंगे प्रॉपर रेशो में। और जब हम यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो भी हम ऐसे सोचेंगे, 240 लगा के बनता था 400, एक लगा के कितना बनेगा? 400/240। 150 लगा के कितना बनेगा? 400/240 गुना 150। कितना बनेगा? 400/240 गुना 150। तो इस तरीके से आपको ये बात समझनी है, ठीक है। तो अब देखो अगले 2-3 मिनट हम चुप रहेंगे। एक बार इस सवाल को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को आप पढ़िए। अगर कोई क्लियर डाउट है तो आप इस उसमें पूछिए चैट में। और क्लियर है बेटा, मैंने बिल्कुल आराम से तसल्ली से एक एक चीज आपको समझाई है। अगर क्लियर है तो आप लिख, वहां पर चैट में लिखेंगे क्लियर है। बेटा प्रिसाइजली बताना बड़ा मुश्किल है कि थ्योरी कितनी आएगी, प्रैक्टिकल कितना आएगा। हाँ ये जरूर बता सकते हैं, यूनिट 1 और यूनिट 5 में से 100% थ्योरी आएगी। यूनिट 2 और 3 में से थ्योरी कम आएगी, प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा, ठीक है। और जो यूनिट 4 है, ये जो अभी हमने पढ़ी है आज, ठीक है, तो इसमें से आपकी थ्योरी मतलब एवरेज बराबर आएगी। आप कह सकते हो कि मतलब थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएगा। तो 1 और 5 में 100% थ्योरी, 2 और 3 में थोड़ी सी थ्योरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब जैसे लगभग ऐसे समझ सकते हो, 5 नंबर की थ्योरी 10 नंबर का प्रैक्टिकल, या हो सकता है कोई ऑप्शन हो पूरा 15 का प्रैक्टिकल आ जाए। यूनिट ये वाली जो हमने पढ़ी है, चार चार मतलब बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इसमें लगभग ऐसा भी होता है कि एक सवाल पूरा 15 का प्रैक्टिकल का आ गया, एक ऑप्शन में 7 की थ्योरी है, 8 का प्रैक्टिकल है, या 5 की थ्योरी है, 10 का प्रैक्टिकल है। तो ये प्रिसाइजली बताना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। तो आप ये जरूर बता सकते हैं हम कहाँ से थ्योरी आना है, कहाँ से प्रैक्टिकल आना है, कम आना है, ज्यादा आना है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ना, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और कोई प्रिसाइज उसमें वो नहीं है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक। सर कोई डाउट हो तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मुझे लगता नहीं है कोई डाउट बचेगा। एक एक चीज सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आप इनको ढंग से देखिएगा। उसके बाद भी अगर ठीक है आपको कुछ पूछना चाहते हो तो ठीक, आपको मैं ये नंबर अपना यहाँ लिखूंगा, लेकिन इसको तो रिकॉर्डिंग आप फिर इधर उधर शेयर हो जाएगी। तो आप टीम पर ही लिखना अपनी क्वेरी, चैट को हम देख लिया करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप बेटा अपने डाउट को, हाँ नरेश जी कुछ कह रहे हैं?
तो आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे बेटा क्वेरी लिख देंगे, मतलब कहाँ पर, चैट पर। ईमेल आईडी मैं अपना शेयर कर सकता हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ इस पर। तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे लिख देना, तो मैं अपने आप बता दूंगा कि वो क्या है और कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। संदीप गोयल @ एक मिनट, क्या एप्स, ये इसका @ काम नहीं कर रहा है मेरा, आप नोट कर लीजिए बेटा, मैं बोल रहा हूँ। सर SANDEEP हाँ बोलिए नरेश जी। मैं अब बच्चों से आप डिस्कस कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर। अच्छा ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी हमें वापस भी आना था क्लास में, कोई भी दोबारा क्लास में आना खोल तो कोई देंगे। बात नहीं, कर लो। ठीक है हाँ सर, वही कर लो वही, कर लो। थोड़ा सा तो डिस्कशन ना हो ना तो मोनोटनी हो जाती है, फिर तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता बच्चों का। ईमेल आईडी लिख लो कोई बेटा नहीं सर, मेरा, कोई SANDEEP संदीप GOEL गोयल 77 @gmail.com। कोई डाउट होगा ना तो इस ईमेल आईडी पर आप लिख देना, तो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। एस छोटा लिखना, ठीक लिखा है आपने बिल्कुल। SANDEEP गोयल 77 @gmail.com। बाकी अभी नरेश जी ने एक सलाह दी है, तो क्लास के बाद हम उसका भी पालन कर लेंगे जब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, ठीक है। तो और देखो लिखो, क्लियर है सबको तो क्लियर लिखो, कोई डाउट है तो पूछ लो। लेबर वेरिएंस अभी जो हमने समझाई थी पूरी, तो सबको क्लियर है। देखो एक जवाब आया है आकाश का, बाकी गौरव, टीशा, कार्तिक, सौरभ, आकाश, विकास,